ऑल राइट एवरीवन, देखो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको जेड स्टार एंड सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कराई थी। ग्रुप के लिए आपने कैलकुलेट करके देखा था, तो वहां पे क्या ट्रेंड आ रहा था कि व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप इन व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द वैल्यू ऑफ जेड स्टार स्लाइटली इंक्रीजेस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट। यस और नो? अब एक काम करो, यही चीज जो हमने करी थी लिथियम एंड इसके बाद क्या था, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, एक बारी बस वेरीफाई करने के लिए, ऑफ कोर्स यहां पे भी ट्रू होगा ही। इसमें यहां पे थोड़ा डी ब्लॉक के लिए मैं आना चाहता हूं, ठीक है, लाइक स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम, एंड देन व्हाट, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड रदरफोर्डियम। आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जेड स्टार की वैल्यू निकालनी। ट्राई करोगे इनके लिए एंड इनके लिए? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, या इनको घर से ट्राई करोगे? घर से ट्राई कर लोगे? कर लोगे अभी पक्का? एज यू विश, आई एम सो हैप्पी। अच्छा जी, अभी कल तक मैंने जो रूल आपको बताया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन एस या पी का पार्ट हो, यही दिखाया था ना। हालांकि इसमें आउटर मोस्ट में जाओगे तो एस वाला ही मिलने वाला है, लेकिन अगर मान लो वो डी का हो गया तो क्या करेंगे? तो यहां पे केस 2 लिख सकते हो, सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी और एफ। इनके लिए क्या रूल है वो देख लेते हैं। बड़ा आसान सा है, इसमें 4 अलग अलग केसेस नहीं बल्कि सिर्फ 3 बनते हैं, और पहले एंड दूसरे दोनों सेम ही रहने वाले हैं। फर्स्ट रूल क्या था याद करो? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड राइट साइड में मैं आ जाता हूं कौन सा, क्या, सिग्मा वैल्यू, यस, पर इलेक्ट्रॉन। देख पहला केस कौन सा है, राइट साइड, राइट साइड और आउटसाइड एक ही बात है विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन या चूजन इलेक्ट्रॉन। वैल्यू कितना होगा बेटा? 0। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ब्रैकेट, ग्रुप या ब्रैकेट ना, कितना? 0 पॉइंट। यहां रूल नंबर 3 बोलता है कि ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स विल हैव कंट्रीब्यूशन 1। यस, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड विल हैव वैल्यू 1। बस बात खत्म, और कुछ है ही नहीं। n-1, n-2 है, कुछ कहानी नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये तब होगी बेटा जब आप डी के लिए निकाल रहे हो। फिलहाल अभी हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम के लिए किसके लिए निकाल रहे हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एस। ऑफ कोर्स, क्योंकि भरने के बाद तो वैसे ही हो जाता है ना। मैं आउटर मोस्ट के लिए बात कर रहा हूं। हाँ, डी और एफ दोनों के लिए सेम। हाँ मैं हमेशा, यार उसके आगे जाता ही नहीं है ना, एफ के बाद क्या ही आएगा? जी, जी तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना, क्या कभी जी यूज हुआ? तो फिर तो बात ही खत्म। जितने एलिमेंट है सब इसी में, वरना हमें एक जी ब्लॉक भी पढ़ना पड़ता। एस पी डी एफ जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा जी ब्लॉक भी पढ़ना पड़ता।
कर लिया? चेक करें स्कैंडियम का वैल्यू क्या है। आओ चेक करते हैं। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 1s2 2s2। मैं सीधा ऐसे ही कर दे रहा हूं स्प्लिटर के फॉर्म में। फिर क्या होता है? 3s2 3p। एंड फिर कितने लोग देख रहे हैं कि 3d में 1 होता है फिर। एंड फिर 4s में 2। यही होता है ना? भरने के बाद मैंने कर दिया बेटा ना, रीअरेंज कर दिया। अरे भरते हुए तो पहले 4s भरता है ना, उसके बाद 3d आता है। एंड इसके बाद शेल के हिसाब से रीअरेंज कर लेते। कर लिया ना? अब इस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकालना है, सिग्मा ऑन 4s। कैसे निकालेंगे बेटा? 4s एक इलेक्ट्रॉन के जिसपे आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अलावा एक ही है, तो 1 इंटू 0 पॉइंट, राइट साइड में कोई है नहीं। अब ये सब के सब किस में हो गए? n-1 में। n-1 का 0.85 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा? जोड़ लो, 9 हो गया, प्लस फर्दर इनसाइड वालों का 1 होता है। सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए? 9। क्या ये 10 होगा ना? 6 2 8 2 10 8 10 इंटू। टोटल कितना आ गया बेटा सिग्मा? 10 यहां से ये मल्टीप्लाई करो यार, कितना है? हाँ ठीक, सब जोड़ के बताओ कितना रहा। जल्दी बताओ जी। 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। देख इसमें क्या है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो तू किसी एक इलेक्ट्रॉन को चूज किया है ना तूने कि इस पे बता सिग्मा कितना है, तो दूसरा ही इलेक्ट्रॉन जो बचा है वही ना इसको पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो जिस ग्रुप में आप सेलेक्ट करते हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं हमेशा। हाँ बेटा 4s ही तो है ना, 4s का ही निकाल रहे हैं ना। सिग्मा किसके लिए निकाल रहे हैं अभी हम? 4s के लिए। कितना आया? 18 आ गया। सिग्मा 18 है, पूरा 18 आ रहा है। अच्छा, तो जेड स्टार कितना आ रहा है सिग्मा 4s के लिए? स्कैंडियम 21 था, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3। अच्छा अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से। अब एक और चीज हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे ना। क्या आपको याद है मैंने बोला था बेटा, जब स्कैंडियम से स्कैंडियम प्लस जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एस का निकलता है, डी का नहीं, ये बोला था ना। मैंने बोला था कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन एंड 4s2 एंड 3d1। और फिर बोला प्लस करोगे तो इसको मत गायब करो, इसको गायब करो। ये सुनो। और हम अगर समझे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के तो हमें ये मालूम है कि जिस पे जेड स्टार ज्यादा होगा उसको निकालना डिफिकल्ट है। तो यानी कि अगर मैं इसको वैल्यू निकालूं तो मुझे जेड स्टार ऑन 3d ज्यादा आना चाहिए, तभी तो 3d नहीं निकल रहा है। तो आप एक काम करो, आपके लिए अगला टास्क यहां पे है, आप सिग्मा 3d एंड जेड स्टार ऑन 3d ये निकालने की कोशिश करो। निकालो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा।
हाँ जी, चलें स्टार्ट किया जाए। निकाला आपने 3D पे? आप देखो 3D का निकालने जाओगे बेटा, मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे फिर से लिख ले रहा हूं क्योंकि अब ये रूल लगेगा। कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p, एंड इसके बाद 3d 1, एंड फिर 4s 2। अभी कितने लोग कह रहे हैं इसको सेलेक्ट करने जाओगे तो इसके बाहर का तो वैसे भी 0, राइट साइड का 0। इस ग्रुप में ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन ही है तो 0 इंटू 0.35 हो जाएगा। क्यों, समझ आया क्या? क्योंकि आपने उसी को सिलेक्ट किया, उसमें और कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ये सुनो, अच्छा जी। अभी कितने लोग कह रहे हैं इस रूल के हिसाब से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डी का था, इस रूल ने क्या बोला कि भाई सेम ग्रुप का तो इतना होता है, बाकी सबका 1 होता है, तो इसको छोड़ के बाकी जितने भी पीछे हैं सबका 1 हो जाएगा। कितना आएगा जोड़ के देखो, 18 सिग्मा की वैल्यू जोड़ लो, कितना आ गया? 18 आ गया। और उसका वैल्यू कितना आया था? सेम ही आ गया क्या? ये तो गेम हो गया यार। सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट विल बी सेम। नहीं, सब में नहीं आएगा, सब में नहीं आएगा। देख, सब में इसलिए नहीं आएगा, बात समझना। जैसे तूने D2 कर दिया, यहां पे जैसे तुमने D2 कर दिया तो यहां पे 0.35 आएगा ना। मतलब तुम टाइटेनियम वाले केस में देखोगे तुमको क्लियर दिख जाएगा। स्कैंडियम वाला केस तो बाउंड्री वाला है। तो यहां पे कितना आया? यार जब ये सेम ही आया तो ये भी वही आएगा। सिग्मा फॉर 3D इज 18 एंड Z स्टार फॉर दिस। टाइटेनियम के लिए ट्राई करके देख, लेकिन टाइटेनियम से, हाँ टाइटेनियम के लिए भी कर लो, करना तो उसके लिए भी है। हाँ, किसके लिए? बेटा रीअरेंज तो हर बार करना ही है ना। स्लेटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फर्स्ट यू हैव टू रीअरेंज एज पर द शेल नंबर, क्योंकि निकालना ही 3D का था ना बेटा। हाँ, ऐसे आप करो, एक काम करो, टाइटेनियम के लिए निकालो, दोनों के लिए, 4s के लिए भी, 3D के लिए भी। टाइटेनियम के 4s के लिए भी एंड टाइटेनियम के ही 3D के लिए भी। टाइटेनियम निकालो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, एंड देन 3D भी तो होगा, 3d2, एंड देन 4s2। अब इसमें एक काम करते हैं, देख सिग्मा 4s निकालते हैं, कितना आएगा बेटा? इसका आएगा 0.35 इंटू 1। आ रहा है क्या बात समझ में? अविराज आ रहा है? एक तो इतना दूर मत बैठा करो यार, क्यों इतना दूर बैठते हो? सेकंड बेंच पे जगह है ना, आउट की तरफ। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी सब n-1 के हो गए क्या? n की वैल्यू 4, तो n-1, ये सब n-1 वाले हो गए। कितने n-1 में? तो 10 इंटू कितना हो गया? 0.85, एन प्लस ये पूरे जोड़ करके कितने हो गए? कितना आ गया? सिग्मा ऑफ 4s की वैल्यू कितनी आ गई? यहां तक तो हम, मेरे ख्याल से आया ही था हमारा 0.35 आया ही था।
मुझे लगता है 0.85 और जोड़ना चाहिए, 18.85 आना चाहिए। n-1 शेल बोला था ना, तो n-1 शेल का मतलब क्या हुआ? थर्ड। थर्ड में ये 3s है, 3p है, 3d है, सब है ना बेटा। निकालो कितना आ रहा है? 18 पॉइंट आना चाहिए, 18.85 आ गया क्या? अब एक काम करो, इससे पहले हम कुछ और करें, टाइटेनियम का आप 3D का भी निकाल दो। हाँ, थैंक गॉड कमाल, वरना अभी कहानी गड़बड़ हो जाती। 1:2। वैसे तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो रूल है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब सभी के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है ना, तो ये तो बस दिमागी उपज है यार लोगों की, ऐसे बस रख करके बैठ गए। ऑथेंटिसिटी बहुत नहीं है, बस कभी आ गया तो एक आइडिया लेने के लिए करते हैं। इसके लिए निकालना था ना, तो इसके बाहर वालों का वैसे ही 0 है, इसके लिए कितना हो गया? 0.35। ये सुनो, सेम ग्रुप के लिए बाहर वालों का 0 है, इसके अंदर जितने भी हैं सबके सबका कितना हो गया? तो कितने हैं जोड़ के देखो? 18। तो सिग्मा फॉर an electron of 3d is equal to this value which is 18.35। अब देख, अगर सिग्मा वैल्यू कम है तो इस पे Z स्टार, इस पे अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s का निकालना मोर फेवरेबल, इसलिए करते भी हम हमेशा कि जब भी इलेक्ट्रॉन भर दो तो रीअरेंज कर दो, उसको बाहर कर दो, क्योंकि उस पे लगने वाला Z स्टार का वैल्यू ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू दैट। इज दैट क्लियर? ओके, चलो ठीक है। तो आपने स्कैंडियम ये सब निकालना तो सीख लिया ना, बाकी घर पे अपनी प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, एक एक बात बताओ, हमने एक चीज सीखा था कि अगर एक ही ग्रुप में हो तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी एक एक करके ऐड होता है। अरे भाई, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। और हमने देखा था कौन सा केस, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन वाले केस में हमने देखा था कि Z स्टार वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू। सो लैंथेनम एंड हाफनियम, यट्रियम एंड जिरकोनियम, इन दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 का गैप है, और इन दोनों के बीच में 14। ये 14 का गैप कहां से आ गया? लैंथेनम। तो आप बताओ, क्या इसके जेड स्टार और इसके जेड स्टार में ग्रेजुअल गैप होगा या सडन? हाँ, तो दिस sudden jump in Z star value causes greater attraction and that ultimately contracts the size of the atom। और इस फिनोमेना को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो होता क्या है, जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे तो साइजेस इनके सब्सटैंशियली डिक्रीज कर चुके हो, सडन डिक्रीज यहां पे देखने को मिलता है, और इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत दूर तक देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक्टिनाइड्स का भी आपको देखने को मिलेगा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन 6th पीरियड में थर्ड ग्रुप के बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो थर्ड ग्रुप तक चीजें बहुत रेगुलर दिखती हैं, उसके बाद आपको इरेगुलर दिखने लगेगा। इरेगुलर इन द सेंस कि आप बताओ, जैसे आप ऊपर से नीचे आते थे तो जेड स्टार वैल्यू कांस्टेंट होती थी, यहां बढ़ जाएगी। जेड स्टार बढ़ गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे क्या क्या इंपैक्ट्स आते हैं अगले आने वाले प्रॉपर्टीज में। सो गॉट इट ना? लिख लो ये बात, बल्कि कहीं नोट करके लिखो। इन 6th पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम lanthanum to hafnium, in 6th period when we move from lanthanum to hafnium, in 6th period element when we move from lanthanum to hafnium, there is sudden jump in, there is sudden jump in, there is sudden jump in, बोलो, there is sudden jump in, लिखो, the value of Z star, which causes greater attractive force to an outer electron, greater attraction to
outer electron. Hence, it contracts the size. Hence, it contracts the size, and it is termed as lanthanoid contraction. It is termed as lanthanoid contraction. Got it? क्या हो गया? अभी करेंगे उसके बाद. सबको समझ में आ गया? करते हैं बात, साइज पे आते तो करते. ठीक है, हो गया. तो बेटा इसी के साथ हमारा जेड स्टार एंड सिग्मा का जो वेरिएशन था वो हमने एक चीज सीख लिया है मोटे तौर पे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो नियरली कांस्टेंट है. थर्ड पीरियड के बाद थोड़ी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इट इंक्रीजेस. यस और नो? ये बात कहीं नोट करके लिख लेना. When we move from left to right in a period, Z star gradually increases. And when we move from top to bottom, the value of Z star is approximately constant. Approximately constant. Top to bottom. In a group, then the value of Z star is approximately constant. But again, left to right में gradually increase करता है यार. When we move from left to right in a period, the value of Z star gradually increases. And when we move from top to bottom in a group, the value of Z star is approximately constant. लिख लिया सभी ने? बोलो. अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं क्या होने वाला है. ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके बच्चे, चलो देखते हैं. हाँ जी, बिठा दो इसको. अब हेडिंग डालो आप लोग. अब जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, साइज के बारे में. किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हेडिंग डालो, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस. चलो वैसे कैसे डिफाइन करना चाहिए एटॉमिक रेडियस को? कैसे डिफाइन करना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है उसी को लिखना चाहिए. देखो, theoretically atomic radius is equal to the distance of an outermost electron from nucleus. Isn't it? Practically बताओ, डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस. ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात. प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से कि इलेक्ट्रॉन 90 to 95% चांसेस है कि कन्फाइन करे अंदर. 5% चांसेस उसके बियॉन्ड भी है. तो कितना दूर तक है ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स लेंगे तो 100% चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने. फिर तो थ्योरेटिकल साइज का कोई मीनिंग ही नहीं. एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन. ये सुनो, हम एक रेंज ले सकते हैं कि 95% तक का रीजन बताओ, 98% तक का चांस बताओ.
क्योंकि लास्ट के जो चांसेस है 100% कवर करने के वो तो सो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तभी सेंस है जब हम आपको प्रोबेबिलिटी दें, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सुनो, तो फिर कहोगे सर फिर साइजेस कैसे, क्या कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है साइजेस निकालने का मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। फिर कैसे करते हैं? तो इसका तरीका होता है कि पहले सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, जिसका भी एटॉमिक रेडियस निकालना हो उस पर्टिकुलर एटम से मिलते जुलते जितने भी एटम्स है सबको इकट्ठा करो, आइडेंटिकल एटम को, और एक सॉलिड बनाओ। जैसे अगर आपको सोडियम का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो आप सोडियम का जो एटम है उनके सॉलिड बनाओ। तो हमें फॉर्चुनेटली मालूम है कि सोडियम एटम का जो सॉलिड होता है वो मेटल है, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड होती है, ऐसे बनेगा क्लस्टर, खूब सारे सोडियम आएंगे, इकट्ठा होंगे, सॉलिड बन गया। अब ये Na सॉलिड का स्ट्रक्चर, ये 2D में मैंने बनाया है, बस एक लेयर दिखाया, ऐसे मल्टीपल लेयर्स होते हैं। अब बेटा यहां पे प्रैक्टिकली वो एक्सरे भेजते हैं, एंड एक्सरे से ये जो रेडिएशंस हैं ये डिफ्रैक्ट होकर के स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है, इस पे यहां डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है ना, जैसे मैंने आपको याद करो जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न दिया था वैसे। और अगर आप उस वेव नेचर को देखोगे, आगे आप पढ़ोगे कि डिफ्रैक्शन करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आता है जिसको ब्रैग्स इक्वेशन बोलते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद करो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता था, n लैम्डा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो वो जो d है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो, यहां वाली भी, क्योंकि ये सब एक ही बराबर होंगे, इसको आप d बोल लो या इसको d बोलो, दो अलग अलग प्लेन से जो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं उसके हिसाब से यहाँ थीटा यानी इसका जो एंगल है उसको अगर बदलते जाओगे तो उसके हिसाब से अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, और यहाँ पे n की वैल्यूज रखते जाओगे, लैम्डा तुम्हें लाइट का नोन रहता ही है, तो हम d निकाल पाएंगे। और एक बार d निकल गया, d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये d। तो हम ऐसा मान लेंगे कि रफली जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ये d/2। दैट्स हाउ प्रैक्टिकली इट इज डिटरमाइंड। सो रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड लाइक दिस। और फिर क्वेश्चन आएगा क्या इस रेडियस को कोई नाम देना जरूरी है क्या? तो आंसर है हाँ जी, जिस तरह का वो बॉन्ड बनाया है वैसा नाम बोलो तो और अच्छी बात है, और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो। तो ये बताओ सोडियम किस तरह के बॉन्ड का पार्ट है? मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसको कौन सा रेडियस बोलेंगे? मेटालिक रेडियस। कौन सा बोलेंगे? मेटालिक। जब ये आयनिक क्रिस्टल में आप कहानी देखोगे तो वहां आयोनिक रेडियस होगा, तब वो सोडियम का रेडियस नहीं होगा, Na+ का रेडियस। अभी हम कैसे क्रिस्टल में देख रहे हैं? लिखो, प्रैक्टिकली द साइजेस ऑफ एटम्स एंड आयंस are determined, practically the sizes of atoms and ions are determined बोलो प्रैक्टिकली क्या? The sizes of an atom and ion is determined by X-ray diffraction. By X-ray diffraction. X-ray diffraction of solid crystals. एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। ये बहुत थ्योरेटिकल बात है, इसको लिखो और आगे बढ़ो, इसमें डिस्कशन नहीं ज्यादा। आप इसको एक डायग्राम से बना करके दिखा लो कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का होता है।
है ना, यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे और ये जो इक्वेशन है इसी को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, ब्रैग्स। ये कौन सा इक्वेशन है, ब्रैग्स। टेंशन नहीं लेना है, इसमें बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें आपको थीटा और ये सब दे करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सब आया भी तो फिजिक्स तब तक आप सीख चुके होंगे, ठीक है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वो एक सोडियम का क्रिस्टल बना लो एंड हाँ बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। नहीं नहीं नहीं, क्रिस्टल ही बदल जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एन वही 1 2 3 4 नंबर ही तो था। याद करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए पाथ में, लैम्डा के बराबर या 2 लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, अगर दो वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए ऐसे तो ये एम्पलीफाई हो जाएंगे, इसी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, मतलब दोनों का इफेक्ट जुड़ गया। तो अगर मैं इसको उठा के 1 लैम्डा और आगे भी कर दूंगा तो भी जुड़ जाएगा, 2 लैम्डा आगे कर दूंगा तो भी जुड़ जाएगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। हाँ, ब्रैग्स। अभी मत जाना। कर लिया बेटा आप लोगों ने, अब आगे लिखिए। देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, depending on the nature of bonding present in the solid crystal, the different, depending on the nature of bonding present in the solid crystal, different radius terms are used. Different radius terms are used. पहला metallic radius, metallic radius, ये कब यूज करेंगे, it will be used for, हाँ, for metals, it will be used for metals, गॉट इट, क्योंकि मेटल्स के लिए ना बिल्कुल अलग ही बॉन्डिंग होती है, उनको मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। दूसरा, कोवलेंट रेडियस,
कोवेलेंट रेडियस कब यूज करोगे? जैसे आपको मालूम है जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड के अंदर कार्बन एंड कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं बेटा? एंड ऐसे करके ये नेटवर्क ऐसे बढ़ता रहता है, ये सुनो, 3 डायमेंशनल। तो इनमें जो रेडियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा d, यहां पे कितने लोग कह रहे हैं d/2 विल बी कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन। सो लिखो, इफ द क्रिस्टल कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड, then the radius term is used is covalent radius. If the solid crystal contains covalent bond, then the radius term which is used is covalent radius. एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डायमंड के लिए, बना लो, तो ऑप्शनल है, बनाना चाहो तो बना लो। कोवेलेंट रेडियस, गॉट इट। नेक्स्ट लिखो आप, मेटालिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, इसके बाद लिखो आयोनिक रेडियस। किसके लिए यूज होगा बेटा? हाँ लिखो, इट विल बी यूज्ड फॉर आयोन्स, it will be used for ions, cations and anions. It will be used for ions, cations and anions. लिख लिया? कैसे डिटरमाइन करते हैं? How do we determine this? It is determined by, कैसे डिटरमाइन करते हैं? बोलो। It is determined by the crystal containing ionic bond. लिखो, it is determined by X-ray diffraction of crystal it is determined by the X-ray diffraction of crystal containing ionic bond, अब जैसे बेटा देखो, एग्जाम्पल लिख लो आप, NaCl क्रिस्टल। NaCl कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? कोवेलेंट है या आयनिक? NaCl इज आयोनिक, ये सॉलिड है। इसके अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन देखो तो ये Na किसमें है? प्लस में, और Cl किसमें है? माइनस। तो Na प्लस, जनरली कैटायंस छोटे होते हैं एंड एनायंस लार्ज होते हैं, तो ये आयनिक क्रिस्टल ऐसे बना होता है। और ऐसे ही आप एक्सटेंड करते चले जाओगे तो ये आयनिक क्रिस्टल बन जाए। अब इनमें अगर D के बारे में बात करोगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये D। Here D is the distance small r plus capital R, where small r का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ Na प्लस, एंड कैपिटल R का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ Cl माइनस। तो इस बारी जो D मिलेगा वो D/2 करके सोडियम नहीं निकलने वाला है, बल्कि Na प्लस एंड क्लोराइड आयन दोनों का सम मिलेगा हमें। क्या? अब कुछ और भी तरीके हैं, क्योंकि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है सिर्फ एक ही तरीके से यहीं पे नहीं निकलने वाला, अलग अलग एंगल से वो दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस के बीच का भी डिस्टेंसेस हमें मिल सकता है यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। तो हम क्रिस्टल पैरामीटर से नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। दो सोडियम आयन के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो क्लोराइड आयन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद तब हम निकाल पाते हैं इनके इंडिविजुअल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन से कहां निकलेगा, वेरिएबल दो है। तो बाकी अदर इक्वेशन भी हैं जो हम लोग सॉलिड स्टेट में क्लास 12 के अंदर करेंगे, कैसे निकाला जाता है ये वैल्यू। फिलहाल आयनिक क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोवेलेंट क्लियर हो गया, मेटालिक क्लियर हो गया। डी का मतलब इज द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन।
distance between cation and anion is d. Now that can be expressed as radius of Na plus radius of chloride. सभी को क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लियर है? अब एक लास्ट रेडियस टर्म लिखो, वॉन डेर वाल रेडियस लिखो। वॉन डेर वाल्स, अब गेस करो ये किसके लिए आएगा टर्म? हाँ अरे हाँ, अरे वॉन डेर वाल रेडियस ही लिखा है मैंने। वॉन डेर वाल रेडियस किसके लिए आएगा? कौन से टाइप के क्रिस्टल के लिए आएगा? हमने देखा क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक रेडियस आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट, मेटल्स हैं तो मेटलिक बॉन्ड। कुछ बचा रह गया क्या? अरे लिक्विड सॉलिड, ये क्या कर रहे हैं? यस, हु टोल्ड द नोबल गैस? यार कौन है? वेरी गुड। नोबल गैसेस, बताओ नोबल गैसेस में क्या एक्चुअल कोई बॉन्डिंग होती है? तभी तो वो गैस है। उनको अगर लोअर टेम्परेचर पे लेके जाओगे, नियॉन को, आर्गन को, क्रिप्टॉन, जेनॉन को बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो सॉलिड बनते हैं। तो ऐसे सॉलिड जिनमें एक्चुअल में कोई बॉन्ड ही ना हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, वहां ये रेडियस टर्म यूज होता है। क्या बोलते हैं? बॉन्ड टर्म। एंड नेचुरल सी बात है, जब कोई बॉन्डिंग है नहीं तो इनके बीच के जो डिस्टेंसेस होंगे वो इनके एक्चुअल रेडियस से बल्कि ज्यादा आएंगे, क्योंकि जब कोई बॉन्ड नहीं है तो बिल्कुल कांटेक्ट में आने वाले नहीं है, ये दूर रहेंगे। इसलिए वॉन डेर वाल रेडियस की वैल्यू ज्यादा होती है। ओके, राइट इट डाउन। वॉन डेर वाल रेडियस is used, van der Waal radius is used when there is no actual bonding between two atoms. When there is no actual bonding, ना तो मेटालिक हो
1 मिनट। कौन सा H2 तो गैस ही होता है, उसको सॉलिड में अगर तूने बदला, क्योंकि देख डिफ्रैक्शन के लिए उनके पोजीशंस फिक्स होने चाहिए। अगर वो घूमता रहेगा तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हमेशा रैंडम आएगा, आपको पैटर्न अच्छा नहीं मिलेगा डिफ्रैक्शन। ब्रैग्स इक्वेशन हमेशा सॉलिड के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर द लिक्विड एंड गैसेस, इसलिए उनको गैस से सॉलिड बनाना ही पड़ेगा। आप टेम्परेचर लोअर करते करते जाओ, सॉलिड बन गया, अब आप निकालो इनके, क्योंकि वो वैल्यू तो क्या देगा, बिटवीन द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। अगर वही हर टाइम पे, गैसेस के मॉलिक्यूल घूमते फिरते रहते हैं, उनके बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग भी बदलता रहता है, तो वो वैल्यू बड़ा रैंडम से हो जाएगा, पैटर्न ही नहीं मिलेगा डिफ्रैक्शन का, तो यहाँ पे कुछ भी आपको क्लियर कट नोन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू सॉलिड फर्स्ट। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? तो यहां तक सबको क्लैरिटी है बेटा? तो ये कोवेलेंट रेडियस है और ये वॉन डेर वाल रेडियस है। ऑफ कोर्स दिस you have to write the van der Waals radius will be greater as compared to covalent radius. This value will be greater as compared to covalent radius, है ना? यहां तक हो गया? चलो, तो आप ये समझ लिए। अब हेडिंग डालते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है साइज का, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उन सब के बारे में हेडिंग डालो। पीरियोडिक ट्रेंड, periodic trend for atomic size, periodic trend for atomic size। तो अगर मैं मोटे तौर पे देखूं बेटा, तो साइजेस किन चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं? अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? हाँ, दो इंपॉर्टेंट टर्म है एटॉमिक साइज के लिए, जो फैक्टर्स हैं जो साइज को इंपैक्ट करने वाले हैं। साइज ऑफ एन एटम इज इंपैक्टेड बाय टू थिंग। सबसे पहला है शेल नंबर, शेल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? भाई बताओ, किसी में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो और किसी में सेवेंथ शेल के अंदर हो, तो नेचुरली सेवेंथ शेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो सबसे पहला है एन का वैल्यू आउटर मोस्ट के लिए कितना है, एंड दूसरा ऑफ कोर्स है जेड स्टार। सो साइज proportional to n but inversely proportional to z star। जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना साइज कम होता जाएगा। ये सुनो, तो अब देखते हैं जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, पहले लेफ्ट टू राइट चल के देख लें क्या? चलो देख लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सुनो, बताओ जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या शेल नंबर इंक्रीज करता है क्या? नहीं सर। एक n की वैल्यू टू सेकेंड पीरियड है, आप देख लो सभी का इलेक्ट्रॉन सेकेंड में ही भर रहा होगा। लिथियम का बताओ कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s, बता इसमें 2 में जा रहा है, इसका क्या आएगा 2s, इसका 2s2 2p 1, इसका 2s2 2p। अरे अंडरस्टूड है यार, पहला वाला मैंने भर दिया है, 1s2 सभी में कॉमन है। अब बताइए 2p क्या होगा 3, ये 2p 4, ये 2p 5, ये 2p 6। बता सभी के लिए n की वैल्यू क्या हो गई 2, वो डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं। अब क्या डिसाइड करेगा z स्टार। बता लेफ्ट से राइट जाएगा तो z स्टार का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली, तो साइज क्या होगा, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। आप किताबों में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है व्हेन वी मूव। अगर डेटा देखोगे, जो डेटा ऑब्टेन्ड है एटॉमिक साइजेस का, उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा ये है, फिर ये, फिर ये, उसके छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, एंड फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सबसे छोटा होना चाहिए बट ये बड़ा दिखा दिया है, ऐसा क्यों? एक एक करके। हाँ बोलिए अनंत वीर, बताइए। अभी मैंने बोला साइजेस आर इंपैक्टेड बाय दीज टू वेरिएबल्स। कहां कहीं कुछ नाम लिया आउटर मोस्ट फिल है?
अच्छा, ज्यादा फिल हो गया तो क्या पेट फट जाएगा, उसका बड़ा हो जाएगा, ऐसा है कुछ? बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम ये एक ही फैक्टर ध्यान दे रहे हो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे बेटा, क्या सिर्फ तुम इलेक्ट्रॉन ही देख रहे हो? एटॉमिक नंबर इधर से इधर बढ़ने का मतलब, इसलिए इंपैक्टफुल सिग्मा नहीं है, इंपैक्टफुल इज जेड स्टार। जेड स्टार पे ध्यान लगाओ। जब हमें क्लियर है लेफ्ट से राइट जाने पे जेड स्टार बढ़ता है, तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार नियॉन तो छोटा ही होना चाहिए। बट आप डेटा देखोगे तो नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा है। कौन समझाएगा मुझे? कितने लोगों का दिमाग क्लास में है, अभी इसी से पता चलेगा, बताओ। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि नियॉन के लिए जो वैल्यू हमारे पास बुक में रिपोर्टेड होगी वो कौन सी रिपोर्टेड होगी? वॉन्डरवॉल। एंड वॉन्डरवॉल तो नेचुरली जो उसकी एक्सपेक्टेड साइज है उससे, दैट्स द रीजन द साइज इंक्रीजेस। अदरवाइज थ्योरेटिकली ये डिक्रीज करता है। अगर इसका भी कोवलेंट कोई कंपाउंड मिल जाता तो इसका साइज इससे पक्का ही कम आता, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। बट जो टेबल बनाया है, टेबल में तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला है, इनके लिए मेटेलिक रेडियस निकाला होगा, इनके लिए कोवलेंट निकाला होगा, और यहां आने के बाद वॉन्डरवॉल। दैट्स द रीजन। लिखो ये बात। व्हेन वी, पहले ये साइज के फैक्टर्स लिख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज। कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज को इंपैक्ट करते हैं? लिख लिया? कौन कौन से हैं बेटा? दो हैं। हाँ, लिख लिया बेटा आप लोगों ने? लिखो, when we move from left to right in a period, the cell number is constant. Cell number is constant, but Z star increases gradually. Z star increases gradually. Hence, क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? Hence, atomic size decreases. Z star increases gradually. When we move from left to right in a period, cell number is constant, but Z star increases gradually. आशिता, क्या बात हो रहा है? Z star increases gradually from left to, अच्छा सॉरी, मुझको देख रहा, हाँ ठीक। Z star value increases gradually and hence size decreases. Okay, size decreases। लिख लिया? अब आगे उसमें कमेंट करो तो लिखो। If you check the table of experimental radius obtained for different atoms, if you check the radius of, you check the radius of, हाँ वही मैं बोल रहा था। If you check the radius from the table which is obtained, if you check the, yes, radius values from the table which is calculated experimentally, लिख लिया? If you check the radius from the table
अरे यार तुम पागल कर दोगे कबीर, एक बार में सुना करो ना। इफ यू चेक द रेडियस इज फाइन, ओके, उसके आगे मत लिखो कुछ भी। इफ यू चेक द रेडियस, then the radius of noble gases are larger as compared to the radius of halogen family. The radius of noble gases are higher as compared to the radius of halogen family. Halogen किसको बोलते पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजेंस बोलते हैं। सो हेलोजेन से ज्यादा किसका होगा? नोबल गैसेस का। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ लिखो, due to for noble gases the radius reported are van der Waals radius. Due to for noble gases the radius reported are, कौन सा रेडियस रहता है? नोबल, आई मीन सॉरी, van der Waals radius. Radius reported for noble gases are van der Waals radius. Did you understand this? ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ये तो हो गया साइज किस में बेटा? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देख लेते हैं। लिखो, अगला ट्रेंड लिखो। लिखो, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom in a group, what will happen beta? The value of n increases, z star nearly constant। ये सुनो, तो बता n इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? साइज इंक्रीज। तो इसलिए हाइड्रोजन से बड़ा कौन होगा? लिथियम। उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा होगा ना? आप देखो इस पे बेस्ड एक मैंने क्वेश्चन दिया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वर्कशीट में, रेडियस निकालने के लिए। उसमें मैंने आपको सोडियम का रेडियस दिया था, पोटेशियम पूछा था। सोडियम का रेडियस दिया था, पोटेशियम पूछा था। से फॉर एग्जांपल अगर इसका मैंने 1.48 लिखा है तो कितने लोग कह रहे हैं पोटेशियम का सिर्फ इससे ज्यादा होना चाहिए एंगस्ट्रॉम। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, इजंट इट? तो ऐसे चेक करना था उस क्वेश्चन को कि बेसिकली कौन सी वैल्यू ज्यादा दी हुई है। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप बस इतना बता सकते हो इससे ज्यादा होगा या कम होगा। कैलकुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन का है वहां से ही बस कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। इज दैट क्लियर? सो रेडियस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ऊपर से नीचे जाएंगे तो। अच्छा, तो एग्जाम्पल आप लिख लो, यहां से ऐसा होगा। लिख लिया आप लोगों ने? अगला लिखो, बताओ बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बोलो, सही चल रहे हैं क्या हम लोग? लिखते चलो, लिखते चलो, जल्दी करो।
हाँ बेटा, कर लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने बेटा? ओके जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखो कहानी में अब थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनो। स्कैंडियम से ज्यादा यट्रियम, उससे ज्यादा लैंथेनम, उससे ज्यादा एक्टिनियम है। टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम है, लेकिन जिरकोनियम का साइज हाफनियम से। कहने का मतलब कि अब नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ नहीं रहा है, बल्कि कम हो गया, या आगे देखोगे तो क्लोज हो जाते हैं वैल्यूज, बहुत नजदीक नजदीक। एक्सपेक्टेड था काफी डिफरेंस आना चाहिए, बट ये वैल्यूज क्लोज हो जाती हैं। कौन समझाएगा रीजन, ऐसा क्यों होता है? वे एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया ये बात? हाँ, देख जब तू लैंथेनम से किधर की तरफ बढ़ेगा बेटा, हाफनियम की तरफ, तो सडन जंप आता है ना जेड स्टार में, जिसके वजह से साइजेस कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वो इफेक्ट तुम्हें देखने को यहां मिलेगा। एटॉमिक साइज होना चाहिए, नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए और अच्छा खासा इंक्रीज होना चाहिए, बट ये इफेक्ट आपको देखने को यहां पे मिलेगा। तो सिक्स पीरियड एलिमेंट के जो साइजेस होते हैं वो फिफ्थ पीरियड एलिमेंट के आसपास होते हैं आफ्टर थर्ड ग्रुप। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सडन जंप? लिखोगे क्या ये बात? लिखो, बट आफ्टर थर्ड ग्रुप the atomic size, but after third group the atomic size of sixth period element becomes similar to fifth period element। मतलब 5 और 6 दोनों के सिमिलर हो जाता है। the sizes of fifth period element and sixth period element becomes similar। got it? due to किसके लिए होता है सर? lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction। बोलो बच्चों। हाँ जी, कैसे साइज ज्यादा होगा? वो तो वही ग्रेजुअली जेड स्टार बढ़ रहा है ना, वैल्यूज कम होते जाएंगे। अच्छा देखो, लैंथेनम के बाद वाला एलिमेंट कौन सा जी? सीरियम। सीरियम के बाद, उसके बाद, कहने का मतलब कि आप उसके अंदर भी अगर आप सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक जाओगे तो साइजेस ग्रेजुअली डिक्रीज ही करेंगे। क्यों? जेड स्टार बढ़ता है, सेम पीरियड में हो गए ना वो, तो लेफ्ट टू राइट वाली ही बात हो गई उसके अंदर, हालांकि वो एक ही जगह पे इकट्ठे हैं। तो भी अगर आप लैंथेनाइट सीरीज की बात करोगे तो लैंथेनम से लेकर के सीरियम तक, अब उसमें ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि आप उसमें लेफ्ट टू राइट बोलो, क्योंकि लैंथेनम के बाद सीरियम इसके ऊपर ही है, प्राजियोडियम इसके ऊपर है, तो ऐसे कर करके। तो इससे बढ़िया उसमें बोलो कि फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेशियम। जब आप मूव करते हो सीरियम से ल्यूटेशियम तक तो ग्रेजुअली साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि जेड स्टार बढ़ता है। समझ आया ना? उसका जो लार्जर इंपैक्ट है वो पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है जेड स्टार का, इसलिए ऊपर से नीचे आने पे साइजेस बढ़नी चाहिए। तो आप यहाँ साइज का भी लिख लो, ये बल्कि पूछा जाता है कि इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है, तो आप नहीं ध्यान दोगे इतने छोटे बात का तो आप गलत कर दोगे। क्या ये हर बार ऐसा होगा? ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने लिखवाया सिमिलर है। बाकी इस केस में ये बहुत पॉइंट में फर्क पड़ता है इनमें, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था।
तो ये लिख लेना, एटॉमिक साइज फॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी अदर केसेस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कर लिया बेटा, जिंक, कैडमियम। अब हम कहां पे पहुंच गए हैं बेटा, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम। हाँ जी, बताओ, बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम, निहोनियम हो गया, ये सुनो। और यहाँ कॉपरनेशियम CN हो गया। बोलो। अब देखो यहां पे भी आते हैं, देख ऊपर से नीचे जाने पे साइजेस बढ़ना चाहिए, बोलना बेटा। ये 1.5 गुने से भी ज्यादा का फर्क है इन दोनों में। एटॉमिक साइजेस अगर देखोगे तो बोरॉन एंड एल्यूमिनियम पे 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एल्यूमिनियम एंड गैलियम के साइजेस बहुत नजदीक होते हैं। इनफैक्ट गैलियम का साइज थोड़ा छोटा ही होता है, फिर साइज थोड़ा बढ़ता है, एंड फिर साइज हल्का सा ही इंक्रीज होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड यहां स्लाइट इंक्रीज ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये इफेक्ट आपको दूर तक दिखाई देगा। यहां बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेड था, यहां एकदम से सिमिलर कैसे हो गए। साइजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम सिमिलर है, रियलिटी में देखोगे तो साइज ऑफ गैलियम इज लिटिल स्मॉलर देन द साइज ऑफ एल्यूमिनियम। होना ऐसा नहीं चाहिए था। क्यों हुआ ऐसा, तो इसमें रीजन देते हैं कि इससे पहले देख डी के इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये सुनो। यहां D1 D2 करते करते यहां पे D10, बोलो ना। और हमने आज ही कैलकुलेशन किया था कि डी के इलेक्ट्रॉन पे जो शील्डिंग होती है, सिग्मा की वैल्यू होती है, वो खराब होती, तभी तो उस पर जेड स्टार ज्यादा लगता है। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है, डी से नहीं निकलता। 4s का इलेक्ट्रॉन निकलता है, 3d का इलेक्ट्रॉन। अरे टाइटेनियम के केस में किया था ना हम लोगों ने। तो बोलते पुअर शील्डिंग ऑफ डी, क्योंकि डी पहले भर रखे हैं यहां D10 तक, उसके बाद आप गैलियम फिल कर रहे हो। गैलियम 31 होता है, इसमें D10 के बाद P1 आता है। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन पे ये जो 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, इसके करस्पॉन्डिंग 10 प्रोटॉन भी तो भरा है न्यूक्लियस में। 21 से लेके 30 तक चले गए, आप वहां 31 में पहुंच रहे हो। इनके ऊपर बेरिलियम के बाद बोरॉन, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम में कोई खास गैप नहीं है, एक एक प्रोटॉन का गैप है। लेकिन यहां कैल्शियम से गैलियम जब जाओगे तो काफी बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। एंड साथ के साथ हमने देखा था डी की शील्डिंग भी पुअर होती है, एंड डी का शील्डिंग अगर पुअर है तो उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेंगे। यहां नाम क्या दोगे, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम दोगे, यहां लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, यहां डी। या फिर ऐसा बोल सकते हो पुअर शील्डिंग ऑफ डी। इज दैट क्लियर, लिखो। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन बोरॉन फैमिली, then the variation of size is like this। ये लिख लेना, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहां पे इस एनॉमली को समझाना है, रीजन फॉर दिस एनॉमली। एनॉमली यार, एनॉमलस बिहेवियर होता है ना, वैसे ये एनॉमली। रीजन फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड। क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू, आप लिख लो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। बस बेटा, और कहीं नहीं देखने को मिलता है।
है ना। पर यहां पे लिख लेना बेटा, साइज ऑफ गैलियम इज, ये तो मैंने सिमिलर दिखाया है बट एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो पॉइंट्स में थोड़ा कमी है। सो साइज ऑफ गैलियम इज लिटिल स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, ये लिख लेना ये बात। डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है डी के, उनकी शील्डिंग खराब होती ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। लिख लिया सभी ने? हाँ, शील्डिंग खराब है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज को खींच करके कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यहां डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या पुअर शील्डिंग। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को, हालांकि इंपैक्ट अभी भी है, इंपैक्ट खत्म नहीं हुआ, बट वो वैल्यूज में उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कार्बन फैमिली का ऑर्डर है ऐसे बिल्कुल प्लेन, जर्मेनियम एंड फिर फ्लोरोवियम, इसमें रेगुलर ऑर्डर है, आप लिख लो इसके आगे रेगुलर है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इसमें भी रेगुलर, इसके बाद फ्लोरीन, सब में रेगुलर है, ऐसे लिख लेना। आफ्टर बोरॉन फैमिली द साइज रेगुलरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, रेगुलर इंक्रीज में भी अगर आपसे पूछे कि जैसे यहां एल्यूमिनियम गैलियम में है वैसे यहां कुछ देखने को मिलता है, जितना एक्सपेक्टेशन है, जैसे यहां से एक्सपेक्टेशन 1.5 गुने का था तो यहां पे भी एक्सपेक्टेशन है यार 1.5-2 गुने के आसपास बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मार्जिनल इंक्रीज होगा बहुत हल्का सा। और यहां तो अति हो जाता है, अति समझते हो ना, एकदम हाइट हो गई इस चीज की, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे बल्कि कम ही हो जाता है, यहाँ कम नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ही रहता है। तो इंपैक्ट तो पूरे पीरियोडिक टेबल में है, बट जो एकदम एबनॉर्मल है उसको बस मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, बाकियों में रिलेटिवली रेगुलर। द साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, उसके बाद कोई इरेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कर लिया बेटा? आफ्टर बोरॉन फैमिली या बोरॉन ग्रुप, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, सब समझ में आ रहा है? सो दे हैव रेगुलर इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। तो साइज का पूरा पीरियोडिक ट्रेंड कंप्लीट हो गया, आपने टॉप टू बॉटम देख लिया एंड लेफ्ट टू राइट देख लिया ना? हाँ, ओके बेटा। अभी मैंने एक जगह छुपा के रखा है, इसको मैं डी ब्लॉक में समझाऊंगा। यहाँ पे साइजेस ना नियरली पास पास हो जाते हैं, इधर वाले आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबके जो रेडियस हैं वो सब बड़े नजदीक होते हैं, एक्सपेक्टेड है डिक्रीज करते जाना चाहिए। अब देखो मैंने बोला जैसे कि हम सॉलिड क्रिस्टल से निकालते हैं तो इनमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, हो सकता है वो क्रिस्टल की बॉन्ड अच्छी हो तो वो पेनिट्रेट कर जाए एक दूसरे में, तो जो वैल्यू है निकलने की, जो D/2 से हम निकालते हैं वो वैल्यू ही कम है देन एक्सपेक्टेड, तो वो भी एक रीजन है। तो इसको हम, इस एनोमली को हम डीप देखेंगे, बाकी अब एटॉमिक साइज के बारे में कहानी खत्म होती है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड से कुछ समझ पाए हो, लिखो तो। अरेंज arrange in increasing order of arrange in increasing order of size और रेडियस। पहला मैं दे रहा हूं आपको, मैं आपको दे रहा हूं बेटा आयोडीन, आयोडीन प्लस एंड आयोडीन माइनस। आप इन तीनों के रेडियस का कंपैरिजन करिए, किसका रेडियस ज्यादा और किसका रेडियस कम होगा। ध्यान लग रहा है? ट्राई करो थोड़ा सा, सोचिए थोड़ा, तो इस पे पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी चीजें बाद में, उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्रभानंद, क्या विचार है तुम्हारे इस पे?
ये विचार कैसे आ रहे हैं? हाँ, मुझे रीजन के साथ आंसर चाहिए, ठीक है? जब आप बोलो तो ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट। ये समग्र आई प्लस और आई माइनस का अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। अच्छा ठीक है, मुझे अप्रॉक्स का नहीं चाहिए, मुझे अगर थोड़ा भी डिफरेंस है तो बताओ, अप्रॉक्स नहीं चाहिए मेरे को। रिलैक्स। हाँ, एक मिनट, ये भव्य बताओ, सबसे ज्यादा किसका? एंड उसके बाद एंड सबसे छोटा आई प्लस। बोलिए भाई, सेम आंसर। मतलब सेम ही आंसर है ना? सबसे ज्यादा बड़ा है तुम बोल रहे हो, ठीक है, सेम विद दिस। ओके, यस यू थ्री। सबसे छोटा है मतलब, है ना? सबसे ज्यादा छोटा। ओके, अच्छा चलो अब वोटिंग करा लेते हैं, ठीक है? आप, तुम्हारा क्या आंसर था? प्रभानंद थोड़ा ध्यान लगा के आंसर बता रहे। प्रभानंद बताओ, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? आई माइनस सबसे बड़ा है, फिर तो सही आंसर होगा। अगर ध्यान लगा के किया है तब तो सही होगा। आइए देखते हैं, द राइट आंसर इज दिस इज करेक्ट। चलो आप समझते हैं कैसे। आसान है, ये बहुत आसान है, पता नहीं क्यों गलती किया तुम लोगों ने। चलो अब कौन कौन रीजन समझा सकता है इसका कैसे हुआ? रुक गया, पहले मैं आज वंश खड़े हो जाओ। हाँ, मतलब जेड स्टार की वैल्यू बढ़ जाएगी, यही तुम कहना चाह रहे थे? देखो बिल्कुल सही बोला इसने। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने देखा था कि रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, यही था ना? आप बताओ, आयोडीन प्लस करोगे तो आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये 2s2 2p5 3s2 4s2 5s2, इसका होगा 5s2 5p5, यही होता ना? अरे नोबल गैसेस से जस्ट पहले है तो P6 नहीं बल्कि क्या होगा, P5। यहां तक क्लियर है आपका? बोलिए बेटा। अगर ये P5 है तो कितने लोग कह रहे हैं ये तो P4 हो चुका होगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन 5s2 5p। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब सिग्मा निकालोगे, सिग्मा वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इधर एक सिलेक्ट किया तो बचे कितने? दो यहां से, तीन यहां से, पांच। यहां पे कितने बचेंगे एक सिलेक्ट किया तो? और इसमें तो सिग्मा वैल्यू में आई प्लस से ज्यादा किसका है? आई, और उससे ज्यादा आई माइनस, क्योंकि सिग्मा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड। सिग्मा अगर ऐसा है तो जेड स्टार का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि तीनों के लिए जेड की वैल्यू सेम है, क्योंकि न्यूक्लियस सेम है सभी का, तो आई प्लस। बता, अगर जेड 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 स्टार की वैल्यू ज्यादा होगी तो साइज छोटा हो जाएगा, जेड स्टार इंक्रीजेस तो साइज डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। कितना लॉजिकल था ये, एक एक स्टेप पकड़ के चलते आंसर निकल जाता, कुछ करना ही नहीं था। ये एकदम से उल्टा कैसे हुआ, ये मैं रीजन समझना चाहूंगा, कैसे उल्टा? सोडियम का क्या होता है? सोडियम के साथ क्या था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो किया भी होगा तो गलत किया होगा। कभी भी न्यूट्रल स्पीशीज का कैटायन से ज्यादा ही होगा, और नेगेटिव हो जाए तो और बड़ा होगा। नेचुरल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे रिपल्सन बढ़ेगा, तो साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा होने का तो कोई स्कोप ही नहीं होता।
कोई प्रेजुडिसेस पाल के आंसर करोगे फिर हमेशा गलत करोगे, रैशनल होके करोगे, बिल्कुल जो अभी टॉपिक समझाया है अगर उसको समझ के करोगे तो हमेशा गलत मतलब करेक्ट करने के चांसेस होंगे। ठीक है, पुरानी कहानियों में मत जाओ तुम लोग, अभी जो पढ़ा है उस पर सोच के आंसर करो। आओ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं, चेक करते हैं उसमें क्या करते हो। लिखो तो, लिखो ध्यान से। सेकेंड पार्ट इज Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन -1। Arrange them in increasing order of size. Arrange them in increasing order of size. Arrange them in increasing order of मैग्नीशियम 2 प्लस है, Mg2 प्लस। अरे मैं बोलता भी हूं यार लिखते समय, सुनते ही नहीं है तुम लोग। Mg2 प्लस मैग्नीशियम आयन है। कर लिया? बोलिए बच्चों, हो गया क्या सही? देखा जाए क्या लिखा आप लोगों ने। सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा बताओ और सबसे बड़ा बताओ। सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा। कर लिया बेटा आप लोगों ने? सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें? एल्यूमिनियम 3 प्लस, सबसे छोटा। फिर उसके बाद बस यही है ना, और क्या है? ये ऑर्डर है। ये कितने लोगों का आया हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब मैं इस बार समझना चाहूंगा समग्र तुमसे, तुमने भी यही किया है? अच्छा तुमने ऐसे किया, तो फिर तुम्हारा कैसे मैच कर रहा है? फ्लोरीन तो सबसे राइट में होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट में तो फ्लोरीन सबसे राइट में होना चाहिए। ये तुक्का थोड़ी ना है, ये तो डबल गलती करके सही हो गया तुम्हारा। आशिता, एनी कमेंट ऑन दिस? यू डिडंट गेट इट? आइए चलिए दिखाता हूं। आप सभी को ध्यान से देखो तो आपको कुछ एक पैटर्न दिखेगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्या सब अग्री करते हो मेरे से? ऑक्सीजन में 8 होता है, 2 माइनस कर दिया तो 10। ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम। अरे 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p। अब अगर ये सेम तो कितने लोग करें? सिग्मा विल बी, जब सबके इलेक्ट्रॉन सेम है तो यार सबका सिग्मा भी, सिग्मा सेम हो जाए तो जेड स्टार। हमारे लिए ये फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देखना जेड स्टार से जेड माइनस
ये सेम हो गया, ये फिक्स हो गया फॉर ऑल ऑफ देम। तो इफ Z इंक्रीजेज, Z स्टार इंक्रीजेज, साइज बता दो इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z की वैल्यू? 13, 12, 11, 9 एंड 8। तो सबसे ज्यादा Z, सबसे छोटा साइज, सबसे कम Z, सबसे ज्यादा। एकदम पिन पॉइंटेड एक्सप्लेनेशन था, इसमें भी कोई इधर उधर भागने दौड़ने की जरूरत नहीं थी, इतना सिंपल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का डिस्कशन करना। सभी को समझ में आ गया? क्या था बेटा ये? एटॉमिक एंड आयनिक। इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए और वो जो दो केसेस कराए हैं, और मैंने बोला यार इतना छोटे से फैक्टर थे दो, कौन से दो थे? एक था Z स्टार, सेल नंबर, और क्या सोचना है यार, कोई तीसरा चीज मैंने बताया ही नहीं। सबको समझ में आ गया? बोलो। अच्छा जी, अब एक मैं बहुत ही एबनॉर्मल चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो हाइड्रोजन का साइज आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में, थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन नहीं, सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड का है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का मतलब मैं नोबल गैसेस को छोड़ दूं अगर, तो उसके बाद ये सबसे छोटा होना चाहिए। ये सुनो, बोलो भाई। और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस H से H माइनस जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1s2, बस इतना ही होना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होगी। बोलो। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई 1s2 हो गया तो ठीक है यार, साइजेस थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि सिग्मा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, Z स्टार की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन पता है इस पे इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग आता है कि H माइनस का जो साइज है वो F माइनस के साइज से भी, हेलाइड से भी बड़ा हो जाता है H माइनस। जबकि हेलोजन में देखो तो फ्लोरीन में क्या है? 1s2, 2s2, 2p5 है यार, सेकेंड शेल का है, फिर भी बड़ा। एंड द रीजन इज जस्ट देयर इज वन प्रोटॉन, वो दो दो इलेक्ट्रॉन को हैंडल इकट्ठे नहीं कर सकता है। यहां 9 प्रोटॉन्स हैं, तो वो एक आधा अगर एक्स्ट्रा इंक्रीज भी कर दोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालने देते हैं, साइजेस यहां पे भी बढ़ता है, बट देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ H माइनस। द साइज ऑफ H माइनस इज इवन हायर देन F, हेलाइड आयन से। ये एक लास्ट पॉइंट लिख लो एंड हमारा ये एटॉमिक साइज का पार्ट खत्म हुआ। अगला हेडिंग डालो, आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो। द साइज ऑफ H माइनस is abnormally higher it even exceeds F minus, it even exceeds F minus। क्यों ऐसा बेटा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोटॉन है न्यूक्लियस में जो इतने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हैंडल नहीं कर पाता, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल प्रोटॉन इन हाइड्रोजन। So addition of more than one electron will increase the size drastically. Okay, हेडिंग डालो अब लोग आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, H प्लस तो सिर्फ प्रोटॉन बचा यार। हाँ तो फिर, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या लिख रहे हो आप लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी।
या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम बोल सकते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देखते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, फिर एक बार वही रिपीट करेंगे, बट पहले हमने सिर्फ किसके लिए देखा था, हाइड्रोजन के लिए। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, जनरल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए। लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भाई, कैसे डिफाइन करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। राइट इट डाउन। The minimum amount of energy required to remove an electron, the minimum amount of energy required to remove an electron, from isolated gaseous atom. गैसियस लिखना जरूरी है, गैसियस स्पीशीज से ही इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वही आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बेटा एक बात समझना, हम लोग एनर्जी को ना इंथैल्पी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, चेंज इन इंथैल्पी, कोई भी प्रोसेस हो। तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब आपको एनर्जी देना पड़ेगा तो ही इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़े वो इंडोथर्मिक होता है। अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो इंडोथर्मिक, बाहर निकल रहा है सिस्टम से तो इसको एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या होगा जी, पॉजिटिव, और इंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या होगा, इंडोथर्मिक। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ आयोनाइजेशन कैसा प्रोसेस है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स का, इट इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। लिखो। अच्छा ये दिखा लेना, पहले रिप्रेजेंट कर लेना, एक्स गैसियस फॉर्मिंग एक्स प्लस गैसियस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, चेंज इन इंथैल्पी, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। अभी आप इसको एनर्जी टर्म ही समझो। जब आप किसी सिस्टम में एनर्जी और ऐड कर दोगे तो उसकी टोटल एनर्जी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये इंडोथर्मिक। सो व्हेन यू आर सप्लाइंग एनर्जी डेल्टा एच, इसको अभी आप एनर्जी समझो, होता वैसे ये इंथैल्पी है, इंथैल्पी को आप एनर्जी ही समझो अभी, है ना। ये थर्मो में मैं क्लियर करूंगा कि ये टर्म क्या होता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू द नेट एनर्जी फाइनल माइनस नेट एनर्जी। तो जब आप एनर्जी दे रहे हो सिस्टम को तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव हो। और बड़े सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ लो, जिस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो इंडोथर्मिक है, जिसमें इवॉल्व हो वो एक्सोथर्मिक है। ओके, सो लिखो आयोनाइजेशन इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। Ionization is an endothermic process. Endothermic process का मतलब लिख लो, a process in which energy is supplied or energy is absorbed by the system. A process in which energy is absorbed by the system, या बाहर से हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, एक ही बात है। Got it? Okay. अब क्वेश्चन ये आएगा, सर ये जो आपने लिखा है इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं बेटा IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, IE1 फर्स्ट है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE1, एक बार निकल गया दूसरा निकालोगे तो क्या होगा, IE2। सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ जो पॉजिटिव है और इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो IE2 ये X2+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली X2+ से मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो IE3 हो जाएगा। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, आप इसको वेरीफाई करना और बताना ये सही है या नहीं। IE1 से हमेशा IE2 ज्यादा होगा और IE2 से हमेशा IE3 ज्यादा होगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती जाएंगी, यानी
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा निकालना और डिफिकल्ट टास्क है, तीसरा निकालना और डिफिकल्ट टास्क है। क्या आप मेरे से एग्री करते हो इस बात से? क्यों है, इसका आंसर बताओगे? एक लाइन में आंसर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन कम करने से सिग्मा वैल्यू कम होगी, जेड स्टार बढ़ता जाएगा। जेड स्टार बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे। तो अगर एक सिंगल लाइन में करना हो तो क्या बोलोगे? ड्यू टू जेड स्टार इंक्रीजेस, आयनेशन एनर्जी विल इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए मैंने बोला था जेड स्टार सिग्मा ये कोर है पूरे चैप्टर का। उसको ढंग से तैयार कर लोगे तो अपने आप ये सब समझ में आता जाएगा। बड़ा लॉजिकल चाहिए है ना। सो लिखो द ट्रेंड ऑफ आयनेशन एनर्जी, IE1 से ज्यादा IE2 होगा, उससे ज्यादा IE3 होगा। हाँ बोलो। IEN nth आयनेशन एनर्जी, IE5 लिखोगे। हाँ IE5 का मतलब पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब 4 निकाल चुके हो, पांचवा निकालना। किस पे? साइजेस वगैरह पे करेंगे यार अभी डिस्कशन, अभी तो पहले फ्लो के साथ चल लेंगे। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गए? हाँ बोलो। किसमें? एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव है ना बेटा, आपने एनर्जी दिया ना सिस्टम को। कहाँ नेगेटिव लिखा है? हाँ मैंने ये लिखा है। अच्छा ये एनर्जी ऐसे लिखा यार, मैं समझा किसी और चीज के लिए था। ठीक है, अच्छा दोनों उल्टा उल्टा लिख दिया। यहाँ डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव। एंडोथर्मिक में एनर्जी आपको सिस्टम को देनी पड़ती है, एक्सो में बाहर निकलता है। ठीक है, इसको ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने ट्रेंड। IE1 से ज्यादा IE2, उससे ज्यादा IE3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा बेरिलियम में कितने आयोनाइजेशन टर्म्स डिफाइन होंगे? हाउ मेनी? तो बोलोगे जितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ना बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर 4। तो इसके लिए IE1, IE2, IE3, IE4 ये चारों डिफाइन होंगे। कार्बन के लिए कितने डिफाइन होंगे? नियॉन, सोडियम, है ना। अब मुझे बताओ इन सभी में कौन सा वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो? कौन सा? बिल्कुल सही, लास्ट वाला निकाल सकते हैं। कैसे लास्ट वाला निकाल सकते हैं? क्योंकि जब आप IE4 कर रहे होगे तो बेरिलियम पे 3 चार्ज आ चुका है। अब ये बेरिलियम 4 प्लस और प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और जब 3 चार्ज आ चुका है तो इसके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये H लाइक हो गया। और हाइड्रोजन लाइक के लिए आयनेशन एनर्जी हमने सीखा हुआ है 13. निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम रहती है एनर्जी का, कोई गड़बड़ी नहीं है बोहर थियरी में। रीजन समझते हो क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस उन्होंने एक्सप्लेन ही उसी से किया था, इसलिए वो गड़बड़ी अभी भी नहीं है। सारा लड़ाई किस चीज का है? वेलोसिटी एंड पोजीशन का है, बट एनर्जी अभी भी सेम रहने वाली है। तो इसलिए ये वैल्यू अभी भी आप निकाल सकते हो। बोलना हाँ, बाकियों का तरीका एक्सपेरिमेंटल ही है निकालने का, लेकिन लास्ट वाला हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? इसलिए कभी कभी बड़े बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जे एडवांस के लेवल पे देखो, वो ऐसा बोलेगा कि हीलियम का जो सम ऑफ IE1 एंड IE2 है, ऐसे लिख करके वो तुमको दे देगा। या इतना कहानी बोल दिया तो शायद आपको स्ट्राइक कर जाए। वो सिंपली ऐसे बोलेगा कि हीलियम से He2 प्लस बनाने में, यानी अल्फा पार्टिकल बनाने में इतनी एनर्जी लगी, वो एनर्जी का वैल्यू दे देगा। फिर पूछेगा बताओ IE1 का वैल्यू क्या है? दिमाग ब्लॉक। IE1 प्लस IE2 दोनों का सम ये एनर्जी के बराबर है, और 1 तो आप निकाल नहीं पाओगे, 2 तो निकाल सकते हो बोर थियरी से। वो एक वैल्यू निकल गई तो दूसरी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि सम ऑफ, समझ गए ना। ये होते हैं इंटरलिंक्ड क्वेश्चन।
घुमा करके बोहर थ्योरी आयनाइजेशन दोनों को मिला के ये क्वेश्चन बन गया, करो सॉल्व। तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे और रिवाइज करोगे वैसे वैसे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड और बनेंगे। मजेदार होता है वो, तभी तो पता चलता है कि आप पूरा रिटेन किए हो या नहीं। करंट टॉपिक पढ़ के बस वही करते रहना है, अच्छा तब तो फिर हो चुका, फिर तो सारे ही बच्चे अच्छा स्कोर कर जाएंगे। रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट बेटा? हाँ, यहां तक सबको समझ में आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कैसे? अब भाई इनके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिसाइड? तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूं क्लास, ठीक है? बाकी चीजें, अच्छा सुनो सुनो ध्यान से, अभी जाना बिल्कुल नहीं। देखो छुट्टियों के बाद से मैं चाहता हूं कि बेटा मैं बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पे स्टार्ट करूं, केमिकल बॉन्डिंग। ओके, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन दिस। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें अभी बचे हुए टॉपिक में देखो आयनेशन एनर्जी का पूरा ट्रेंड है, फैक्टर्स है, एंड इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे छोटा टॉपिक ये आधे घंटे का, ये करीब 1.5 से 2 घंटे का टॉपिक है, और इसमें कम से कम अभी 1 घंटे के आसपास लगेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे आने तक आप ये सारी कहानियां फिनिश कर लो, कम से कम मेरे आने तक, क्या तुम लोग के आने तक यार, 10 दिन की छुट्टी ले रहे हो ना, तो उसमें इसको खत्म कर दो। हालांकि आने के, हाँ बिल्कुल विथ नोट्स एंड, और मैं आपको असाइन कर दूंगा कहां से वो करना है, वो काम आपको असाइन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, लेकिन ये करके आना है, ये कमिटमेंट चाहिए मुझे, क्योंकि आयत ताकि हम लोग स्टार्ट करें सीधा केमिकल बॉन्डिंग, यार पीछे की चीजों में हम लोग टाइम इन्वेस्ट ना करें। इनकेस अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो मैं तब भी आपको डिस्कस कर दूंगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए, इजी टॉपिक्स हैं ये सब। ओके, और असाइनमेंट मैं पीडीएफ के फॉर्म में या कल तक आपको एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ताकि आओ जब, तो ये छुट्टियों में बेटा ये 3 चैप्टर आपको ढंग से रिवाइज करना है। बैठ जाओ रे, इतना इंपेशेंट क्या हो जा रहे हो, ज्यादा परेशानी हो गई है? तो ये जो भी आपके पास 8 से 10 दिन की छुट्टियां हैं, इसमें टाइम अच्छे से यूटिलाइज करके पुराना सारा चीज रिवाइज करके बैठो, ताकि जो सबसे बड़ा टॉपिक है 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग, इसको हम लोग अच्छे से समझ पाए। समझने के लिए ये पूरा मुझे तैयार चाहिए, रटाने के लिए तो मैं तब भी आपको याद करवा दूंगा, चैप्टर तो तुम्हें तब भी आ जाएगा बेटा। फर्क बस इस चीज का है कि समझ कौन रहा है और याद कौन कर रहा है। जो समझेगा उसको लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलेगा, रटोगे 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास, यू गाइस कैन नाउ लीव।